हेलो साथियों, नमस्कार। एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड आप सभी जानते होंगे हम आपके लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट की क्लास लाते रहते हैं रेगुलर। चलिए आज की वीडियो में देखते हैं हम किस बारे में बात करने वाले हैं। ये 5वीं क्लास होने वाली है इस सीरीज़ की, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं। एंड ये एसएससी और यूपी जी के जो मतलब यूपी के या सेंट्रल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है ये प्रैक्टिस सेट। इसमें हम टॉपिक वाइज बात करते हैं। 4 टॉपिक होते हैं, एक्चुअल में 4 सब्जेक्ट मान सकते हैं आप। ये हिस्ट्री हुआ, एंड जो कांग्रेस काल हुआ, और जो अर्थव्यवस्था है यानी इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। 4 सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हम इस वीडियो में बात करते हैं। एंड ये 5वां सेट होने वाला है इस वीडियो का। एक्चुअल में इस जो हमने ये स्टार्ट किया है प्रैक्टिस सेट, उसका 5वां सेट है ये। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड अगेन दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो हम आपके लिए इस तरह से प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं रेगुलर। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो पहला क्वेश्चन है, ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, एक प्रस्तावना 1900। इसमें दोस्तों ये पूछा गया है कि क्या क्या था दोस्तों। ये 26 नवंबर 1949 को जो हमने संविधान को अंगीकृत किया था, उसमें एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और डैश अनुसूचियां थी। तो आपको ये बताना है कि अनुसूचियां की संख्या कितनी थी। एंड देख सकते हैं आप सभी, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 9 दिसंबर 2020 को आ चुका है ये क्वेश्चन। 9 अनुसूचियां थी, 11 अनुसूचियां थी, 8 थी या फिर 6 थी। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी, 8 अनुसूचियां थी जब मूल संविधान को अंगीकृत किया था। थोड़ा डिटेल में देखें तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 24 भाग थे, सॉरी 22 भाग थे। और वर्तमान में देखा जाए तो 12 अनुसूचियां हो गई। एंड कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि फिलहाल भाग और अनुच्छेद कितने हैं करंट में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो किसी देश के राजतंत्र को उसके या उसकी देश के अनुसार डिजाइन किया जाता है, और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। लोग, प्रस्तावना, संविधान या सरकार। इसकी अगर बात करें तो आप सभी ने मेरे हिसाब से तो इसका आंसर सोच भी लिया होगा, उसके या उसके देश यानी संविधान। उसमें संशोधन ज़्यादातर संविधान में ही किए जाते हैं। संविधान में संशोधन तभी संभव है जब कोई वो एक्चुअल में जो किया जाता है संविधान संशोधन, उसके ऊपर हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, उसके लिए देखते हैं। आप सभी फिलहाल समझ लीजिए कि संविधान में जो संशोधन है उसको, उसके संविधान को एक्चुअल में डिजाइन किया जाता है उसके लोगों के हिसाब से। यही लोकतंत्र की खासियत होती है दोस्तों। इसके एनालिटिक्स को देखते हैं। किसी देश के राजतंत्र को उसके संविधान के अनुसार डिजाइन किया जाता है, और राजतंत्र में कोई बदलाव तभी संभव है जब संविधान में बदलाव किया जाता है। सिंपली ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, संविधान सभा एक्चुअल में संविधान को बनाने के लिए बनाई गई थी, जिसका 1950 में जब हमने संविधान लागू कर लिया था उसके बाद उसका वजूद खत्म हो गया था। 1952 तक इसने डैश के रूप में कार्य किया। 1950 में जब उसका वजूद खत्म हो गया था, उसे बदलकर कुछ और संस्था के नाम में बता दिया गया था, तो उसे 1952 तक चलाया गया था। तो उसका नाम बताना है क्या था। भारत का वित्त आयोग, भारत की अस्थायी संसद, भारत का चुनाव आयोग या भारत का सर्वोच्च न्यायालय। उम्मीद करता हूँ इसका भी आंसर सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें अगर, तो आंसर में ही दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया है अस्तित्व समाप्त हो गया था, तो दोस्तों सीधी सी बात है कि अस्थायी संस्था ही थी ये, जिसको 50 में अगर इसका अस्तित्व समाप्त हो गया तो फिर उसके बाद 2 साल तक अस्थायी संस्था के रूप में काम किया होगा, यानी भारत की अस्थायी संसद के रूप में इसने काम किया था 2 साल। ये भी 2020 में आ चुका है क्वेश्चन। सन 1950 से 52 तक संविधान सभा ने भारत की अंतिम अथवा अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट देखते हैं, 4th क्वेश्चन की तरफ देखें तो
पहली निर्वाचित संसद थी निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्थायी अस्तित्व में आई थी? ये बताना है दोस्तों कि जो निर्वाचित संसद थी वो किस वर्ष अस्तित्व में आई थी। अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था दोस्तों, अस्थायी संसद कब खत्म हुई थी, किस ईयर में, तो उस हिसाब से देखेंगे तो उस हिसाब से आंसर 1952 होना चाहिए एंड यही सही आंसर है। ये अस्थायी संसद को 1952 तक ही चलाया गया था, तो सीधी सी बात है उसके बाद निर्वाचित हो गई होगी संसद पूरी। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के नए जो संविधान के तहत 1951-52 के दौरान पहला आम चुनाव हुआ था। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव 489 सीटों पर हुआ था और प्रथम लोकसभा का अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। जो पहली निर्वाचित संसद थी वो 1952 में अस्तित्व में आई थी, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय जो संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? उस समय जो केंद्रीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जो वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर बीपी सीतारामैया? जरा विचार कीजिए आंसर्स पर। अगर इनके आंसर की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, जो केंद्रीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और ये निर्वाचित सदस्य थे। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था, जिनमें केंद्रीय संविधान समिति का अध्यक्ष जिसके बने जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड आवास समिति के थे पट्टाभी सीतारामैया, यानी बीपी सीतारामैया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ली जाए अगर, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से टॉपिक थोड़ा सा बदल रहा है। सिंध सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रित करते थे। कहने का मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो सिंध सभ्यता थी उसके लोग तांबे और टिन को मिक्स किस लिए किया करते थे या क्या बनाया करते थे, एंड ये भी 2019 में आ चुका है। शीशा बनाते थे, कांसे बनाते थे, लोहा या फिर सोना? का आंसर दोस्तों एकदम सिंपल है। अगर आपने थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी होगी तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्या बनाने के लिए तांबे और टिन को मिक्स किया जाता है? दोस्तों कांस्य धातु बनाने के लिए तांबा और टिन को मिक्स किया जाता है। एनालिटिक्स की बात करें अगर, सिंध घाटी के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबा और टिन का मिश्रित में प्रयोग करते थे। सिंध घाटी सभ्यता की हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सिंध घाटी सभ्यता का प्रथम प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये रेडियो कार्बन है, जो कार्बन 14, जिसके द्वारा हम जो पुरातात्विक स्थल या किसी पुरातात्विक वस्तु की जो एज है उसे पता करते हैं, कार्बन 14 या कार्बन 14 के या कार्बन डेंटिंग भी इसे नाम दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता काल 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, इस विधि के अनुसार जो पता लगाया गया है उस। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखें तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगर आंसर की, थोड़ा सा विचार कीजिए आप भी। एंड ये तो दोस्तों पहली बार सुना होगा सभी ने नाम, तो ये तो हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। एंड ऑप्शन नंबर डी की बात करें, सिंध, जैसे कि सिंध सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आ भी चुका है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये लड़काना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। एंड मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन सीधा सीधा भी पूछा जाता है कभी कभी, बृहद स्नानागार सिंध घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो आप बता सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं।
ये क्या हुआ? अरे इसका कुछ आंसर आपसे पता पता चल गया होगा अब तो। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना यानी सीपी काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहरें बनाना तथा तराजू के निर्माण करने के लिए कार्य सहित शिल्प उत्पाद के लिए समर्पित था? बताना है आपको। मोहनजोदड़ो था, नागेश्वर, हड़प्पा, चनगुदड़ो। ये एनटीपीसी 2021 में यही पूछा जा चुका है, जिसका आंसर आप सभी ने देख ही लिया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, चनगुदड़ो। इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। जन्मदिनों से मनके बनाने, सीप काटने, मुहर बनाने, तराजू बनाने आदि जैसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे मशहूर माना जाता है। लोक ये लोथल तथा कालीबंगा से अग्निकुंड या यज्ञ वेदियों के साक्ष्य प्राप्त हुए, इसलिए ये माना जाता है कि यहाँ पर यज्ञ या पंडित वगैरह रहा करते थे लोथल और कालीबंगा से। स्टुअर्ट पिंगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ये भी दोस्तों क्लियर हो गया, स्टुअर्ट पिंगट ने कहा था अभी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो माइक्रोलिथ गैस का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। जैसे CMTS में आ चुका है। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें अगर तो सिक्के, छोटे पत्थर के औजार, कपड़े, मिट्टी के बर्तन। क्वेश्चन का अगर सही आंसर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटे पत्थर के औजार बनाने के लिए माइक्रोलिथ जो है इसे इस्तेमाल किया जाता था शुरुआती इंसानों द्वारा। छोटे पत्थरों का औजार बनाने के लिए किया जाता था। माइक्रोलिथ जो कि छोटे पत्थर के औजार थे जिनकी लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर तक होती थी, जैसे ब्लेड, ये है चेलेडोनी, एगेट आदि। इनका प्रयोग पाषाण काल में शुरुआती मनुष्यों द्वारा शिकार आदि करने के लिए किया जाता था, क्योंकि आप सभी जानते होंगे या समझ पा रहे होंगे कि जो पुराने समय में लोग थे उनका जो मेन या जो कार्य था या जो कुछ भी मान सकते हैं आप, वो यही था, शिकार पर डिपेंड हुआ करते थे ये सभी। पाकिस्तान की सोनल नदी घाटी से चापर या चापिंग तथा पेबुल उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये सभी माइक्रोलिथ थे। एंड मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ देश में मृतकों का टीला है। फारसी में, उर्दू में, हिंदी में या फिर सिंधी में। अभी अभी हमने बताया था एक, आप सभी को याद भी होगा मेरे हिसाब से। जैसा कि ये मोहनजोदड़ो को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो आप नाम बता सकते हैं। एंड उसी के नाम पर है ये। ऑप्शन नंबर डी, सिंधी में, सिंधी जो भाषा थी उसमें इसे मृदों का टीला या मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला है दोस्तों। एंड सैंधव स्थल जो है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में काकलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था यही। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। एंड सिंध घाटी सभ्यता की ये लिपि पिक्टोग्राम है, अर्थात चित्रात्मक, पिक्टोग्राफ थे या फिर चित्रात्मक भी आप कह सकते हैं इसे। अब दोस्तों ये हम ज्योग्राफी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है? लोकटक, चिल्का, पुलिकट या फिर कोल्लेरू। इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात कर लें तो ये लोकटक झील है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ये भी दोस्तों 2023 में आ चुका है SSC CHSL में। इसके आंसर की अगर बात करें तो मणिपुर राज्य में स्थित लोकटक झील को भारत के एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है। लोकटक झील में केबू लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है पूरे विश्व में। एंड ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ये दोस्तों ये कुछ चिल्का झील से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं।
चिल्का झील की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जो लैगून खारे पानी की झील है वो यही है। यह झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। ये उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। पुलिकाट झील की बात करें अगर तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। एंड ठीक है। एंड ये श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकाट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप है जिसका नाम दिया गया है, वो इसे बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है ये। एंड कोलेरू झील की अगर बात करें तो यह झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के मध्य स्थित है। यह मीठे पानी की एक झील है। कोलेरू झील आप समझ सकते हैं मीठे पानी की है एंड आंध्र प्रदेश में ये स्थित। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस दाव पेटी का को ह्रास अक्षांश के रूप में जाना जाता है? भूमध्य रेखीय निम्न दाब, उच्च दाब, उपध्रुवीय निम्न दाब या फिर उपोष्ण उच्च दाब। क्वेश्चन नंबर 12 की जहाँ तक बात है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपोष्ण उच्च दाब। ये भी एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। जरा इसके बारे में बात करें तो जो उपोष्ण उच्च पेटी है ये 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। यह दाब पेटी को अश्व अक्षांश या ह्रास अक्षांश के रूप में जाना जाता है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब की बात करें तो यह दाब पेटी भूमध्य से 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। इसे शांत हवाओं की पेटी भी कहा जाता है क्योंकि ये अक्षांश शांत हवाएं बहती हैं। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाली जो है इनकी बात करें तो उच्च पेटी है जो 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाती हैं। इस बेल्ट पर निम्न दाब सक्रिय जो अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपकी जो आगामी परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें अगर तो डैश पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है? मनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, खासी। विचार कीजिए इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन के अगर सही आंसर की बात करें तो महेंद्रगिरी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इसके एनालिटिक्स की तरफ चलते हैं, की पॉइंट्स की तरफ। पूर्वी घाट जो असत तथा है, ये असत जो श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से तमिलनाडु तक विस्तृत है। ठीक है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1501 मीटर है। पूर्वी घाट का पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों से मिलते हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों का नाम मेघालय की जनजातियों के नाम पर पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें अगर तो निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी नहीं है? सॉरी दोस्तों, इसमें बताना कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये एसएससी सीएचएसएल 2023 में आ चुका है। जास्कर रिवर है, सोन रिवर है या फिर यमुना या फिर चंबल। सिंध नदी की सहायक नदी के रूप में किसे जाना जाता है? ये जास्कर नदी है। एंड इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सिंध नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रृंखला से बोखर चू के पास में हिमनद से होता है। एंड सिंध की सहायक नदियों की बात में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सोम, श्योक है, गिलगित है, जास्कर आदि इसकी सहायक नदियाँ। सोन रिवर की बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकट से निकलती है। एंड कर्नहर, रिहंद, ये उत्तरी कोयल, गोपद, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। एंड यमुनोत्री के नाम पर इसका नाम जो पड़ा है। चंबल की बात करें तो चंबल और टोंस, बेतवा, केन आदि ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? रूई, जो थाजीवस, थाजीवास, मिलन, मिलाम।
इन सभी में से ये बताना है कि जो इसमें स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी की बात है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर स्थित नहीं है, बाकी तीनों ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित हैं। मिलान ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि उत्तराखंड में स्थित है, जबकि प्रूही, थाजीवास और भिलन ग्लेशियर ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। और ये सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि उत्तरी लद्दाख के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। इस पार जो बाल्टोरी और बियाफो ग्लेशियर भी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित हैं, ये सभी भी काराकोरम पर्वतमाला में ही स्थित हैं। उत्तराखंड की बात करें थोड़ा सा, तो यमुनोत्री और गंगोत्री, ये काफिनी मिलान, जिसकी अभी हमने क्वेश्चन में बात की थी, मिलान उत्तराखंड में है। बंदरपूछ, चौरावाड़ी और सोतापच और पिंडारी, ये सभी उत्तराखंड में स्थित ग्लेशियर हैं। सिक्किम की बात करें तो जेमू एंड रथोंग है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सोनापानी और गैंगस्टैंग और बारासिंगरी और आदि, ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित ग्लेशियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16 है। 16 में देख पा रहे होंगे आप कि अब हम इकोनॉमिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। देखते हैं इसमें दोस्तों दो कथन दिए गए हैं, उनमें से बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। यह केंद्र सरकार का एक सॉरी दोस्तों, अर्थव्यवस्था में सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। यह केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के द्वारा जारी किया गया व्यापार और लिखित साधन है। उन्हें जोखिम मुक्त गिल्ट एज लिखित साधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर, इन दोनों में से बताना है कि कौन सा सही है। मेरे हिसाब से दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर बी इन दोनों का सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा बाद में। सरकारी प्रतिभूतियां खरीदकर रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति करता है। समझ पा रहे होंगे आप। एंड सरकारी प्रतिभूति निवेशकों की लंबी अवधि के लिए सुरक्षा, तरलता और आकर्षक लाभ के अवसर प्रदान करती है। ये सभी आप दोस्तों जो की पॉइंट्स होते हैं बड़ा मेहनत से बनाए जाते हैं छांट कर, आप इन्हें अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, भारत में कीमतों की वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। कहने का अर्थ आप समझ पा रहे होंगे, जो सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अनुमति देता है वो किस तरह से दी जाती है। संवैधानिक चल निधि अनुपात या SLR जो है ये, एंड उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI, बैंक दर या ब्याज दर। एंड इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात कर लें तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, CPI। जरा CPI के बारे में जानते हैं, इसके की पॉइंट्स में जरूर दिया होगा हमने। माल और सेवाओं की कीमतों के में इस समय के साथ परिवर्तन मापने के लिए CPI का प्रयोग किया जाता है। एंड इसी दर पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात में तो निम्नलिखित में से किसे भारत में एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है। निशा, जायद, खरीफ, रबी। आप सभी जानते होंगे कि भारत में जायद, खरीफ और रबी की फसलें में जो कि मशहूर हैं। एंड निशा ये नहीं है दोस्तों, ये किसी का नाम भी हो सकता है, फसल भी हो सकता है, ये आगे जानेंगे। एंड ये 2023 में आ चुका है CHSL में। CHSL के एग्ज़ाम को जिन्होंने दिया होगा वो जानते होंगे कि किस तरह का एग्ज़ाम आता है, क्या लेवल होता है एग्ज़ाम का। भारत में 3 प्रकार की फसलें मौसम मशहूर हैं जिन्हें मैंने बताया था अभी, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती है, खरीफ की फसल मानसून के प्रारंभ में तथा जायद की फसल गर्मियों के मौसम में बोई जाती है। आप सभी के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे इसमें। एंड निशा दोस्तों किसी का नाम ही है, ये कोई मौसम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो मृदा की दशमलव जो मुद्रा है दोस्तों, ये करेंसी, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब से पैसा को हो गया था। 1 अप्रैल 1957, 1 अप्रैल 1965, 1 अप्रैल 1964, 1 जून 1964 या फिर 2 अक्टूबर 1961।
मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसका आंसर सभी को पता होगा। नहीं पता है तो दोस्तों हम हैं फिलहाल, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 1 जून 1964। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसके की पॉइंट्स को पढ़ के। 1 जून 1964 इसका सही आंसर है। भारत में मृदा की दशमलव प्रणाली 1957 में प्रचलन में आई थी, जो कि 1957 में आप समझ पा रहे होंगे। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 जून 1964 से पैसा के रूप में जाना जाने लगा। नया पैसा दोस्तों, नई जो मुद्रा जारी की गई थी उसे नया पैसा के रूप में जाना जाता था। एंड 1 जून 1964 से इसे पैसा के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1957 से 1964 के बीच टकसाल से उत्पादित पैसा नया पैसा कहा जाता था। भारत में 1 मार्च 1962 को सर्वप्रथम जो कागजी मुद्रा जारी की गई थी। जो सर्वप्रथम, इस क्वेश्चन में दोस्तों ये भी क्लियर हो गया कि सर्वप्रथम जो कागजी मुद्रा जारी की गई थी 1 मार्च 1962 को की गई थी। इस आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैं सभी से आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ वैसे तो। चलिए फिर भी हम बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर क्या थी? 74.04%, 78.2%, 70.01% या फिर 83.35%। ये भी देख सकते हैं आप, CHSL में आ चुका है 21 मार्च 2023 को। इस क्वेश्चन का आंसर मैं सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ, जिन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा उनको सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 74.04%। आइए इसके की पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% थी, जिसमें लगभग पुरुष साक्षरता 82% और महिला साक्षरता 65% थी। भारत में केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक तथा बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी उस समय 2011 की जनगणना के अनुसार। दोस्तों आज की वीडियो में, आज की जो क्लास है उसे यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं या इस क्लास में बने हुए हैं तो उम्मीद करता हूं मैं आप सभी को ये क्लास पसंद आ रही होगी। एंड अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से हम आपके लिए रेगुलर प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं, आप सभी जानते होंगे। देन प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।